सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ठीक है, तो आज इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने प्रीवियसली चैप्टर 1 की वीडियो डाल रखी है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की चैनल पे। अगर वो अब तक नहीं देखे तो जल्दी जाकर देखो। हम क्लास 8 साइंस का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं एंड उसी का ये पार्ट 2 है जिसमें हम चैप्टर 2 करने वाले हैं। ये वीडियो आई नो थोड़ी लेंदी होगी बट इस वीडियो में मैं आपके सभी डाउट्स, मतलब आपको एक भी डाउट रहेगा ही नहीं पूरे चैप्टर से, इतने अच्छे से सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी, सब कुछ डिटेल में बताऊँगी जो बुक में नहीं है ना, उसके अलावा भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं एक्स्ट्रा दूंगी। तो इसीलिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, ये एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ओके, तो सबसे पहले हम चैप्टर के नेम के बारे में कुछ बात करेंगे। चैप्टर का नेम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें पता है क्या होते हैं। स्टिल आई एम टेलिंग यू, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉट पार्टिकल्स, बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते। वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम, दे आर वेरी स्मॉल एंड टाइनी। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और आगे है फ्रेंड दोस्त, यानी जो हमारे लिए हेल्पफुल हो। एंड फो का मतलब होता है एनिमी, जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो, हमारे दुश्मन। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दुश्मन, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्त और दुश्मन। ठीक है, तो ये है यहाँ पे चैप्टर का मीनिंग, चैप्टर के नेम का मीनिंग। प्रोसीडिंग फर्दर, यहाँ पे हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we cannot see with eyes alone. इस लाइन में क्या कहा गया है कि हमने काफ़ी सारे काइंड्स के एनिमल्स और प्लांट्स देखे हुए हैं, है ना। However, हमारे कुछ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं हमारे आसपास जो कि हम अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते। वी कांट सी विद आईज अलोन। These are called, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, these organisms are called microorganisms. Here it is written microorganisms और microbes. ठीक है, तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। वी नीड माइक्रोस्कोप टू सी देम। ठीक है, अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताती हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। किन 2 वर्ड से मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं दी हुई है, आई एम टेलिंग यू। सो ये मिलकर बना है मिक्रोस एंड बायोस। ये तो अलग अलग वर्ड्स हैं, मिक्रोस और बायोस। मिक्रोस का क्या मतलब होता है? मिक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, यानी छोटे। एंड बायोस मीन्स लाइफ। ठीक है, तो इन 2 वर्ड से मिलकर बना है हमारा वर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मिक्रोस और बायोस, स्मॉल और लाइफ। कंटिन्यूइंग, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमें दिया हुआ है, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट during raining season moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि रेनी सीजन में हमने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मॉइस्ट ब्रेड होता है वो खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, और जो उसका सरफेस होता है वो ग्रेइश वाइट पैचेस से कवर हो जाता है। ऑब्जर्व, यहाँ पे दिया हुआ है, ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इन जो पैचेस, ये जो पैचेस फॉर्म हुए हैं ब्रेड के ऊपर, मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर, इन्हें हमें ऑब्जर्व करना है मैग्नीफाइंग ग्लास से। You will see tiny black rounded structures. Do you know? यहाँ पे दिया हुआ है, Do you know
what these structures are and where did these come from. तो जब हम ब्रेड को ऑब्जर्व करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से तो हम देखेंगे बहुत छोटे छोटे और ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर को. डू यू नो वॉट दीज स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डिड दीज कम फ्रॉम. क्या आपको पता है कि ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये क्या हैं और ये कहाँ से आते हैं जो ब्रेड के ऊपर हमें दिखे हैं. सो रेनी सीजन में ये जो हमें दिखने को मिले हैं ये है फंगस यानी फंगाई प्लूरल जो कि हमें ब्रेड के ऊपर देखने को मिले रेनी सीजन में. जनरली तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम, बट फंगाई को इन सम केसेस कुछ केसेस में हम देख सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से लाइक ब्रेड. ओके, कंटिन्यूइंग. Microorganism activity 2.1. Collect some moist soil. We have to collect some moist soil from the field in a beaker. कि हमें थोड़ी moist soil collect करनी है field से हमारे beaker में. And add water to it. और हमें उसमें water add करना है. After soil particles have settled. जब उसमें जो सॉइल पार्टिकल्स हैं यानी जो सस्पेंडेड सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप, व्हाट डू यू सी. तो फिर जो हमने बीकर में जो वाटर था उसकी एक ड्रॉप लेनी है और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है. हमें क्या देखने को मिलेगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, लेट मी टेल यू. जो सॉइल होती है ना उसके अंदर वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर कि उसके अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि उसे फर्टाइल बनाते हैं. तो वी वुड सी मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स in the soil and not a few. We will see many because there are a number of microbes in soil. ठीक है, proceeding further. एक्टिविटी 2.2. एक्टिविटी 2.2 में हमें दिया हुआ है टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड. हमें एक पॉन्ड से कुछ ड्रॉप्स लेना है वाटर का. स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप. यानी हमें पॉन्ड से थोड़ा वाटर लेना है और हमें उसे माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है. डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड. क्या आप देखते हो टाइनी ऑर्गेनिजम्स को मूव करते हुए, मूविंग अराउंड. सो येस वी वुड सी. एक्टिविटी 2.1 में भी हमने देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे दे वर मूविंग अराउंड कॉज सॉइल कंटेन्स अ लॉट ऑफ मिनरल्स. ओके, आगे देखते हैं. These observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. तो जो हमने ऑब्जर्व किया वो ऑब्जर्वेशंस हमें ये बताती हैं, ये शो करती हैं कि जो सॉइल है ना वो भरी हुई है छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिज्म से. though not all of them fall into the category of microbes, पर उनमें सभी microbes नहीं कहलाएंगे. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. Some of these, such as the fungus grows on bread, can be seen with a magnifying glass. Yes, I had told you कि जो फंगस ग्रो होता है ब्रेड पे वो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं. सम ऑफ देम, अदर्स कैन नॉट बी सीन विद our naked eye. They would be seen with the help of a microscope. See, others cannot be seen through the help of a microscope.
अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, हम औरों को अदर्स जो हैं उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना नहीं देख सकते. अच्छा, आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग. डू यू नो हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू माइक्रोस्कोप? कि माइक्रोस्कोप से वो फर्स्ट पर्सन कौन था जिसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा? तो वो पर्सन था एंटोन वैन ली वैन हॉयक. Let me write his name. Where should I write? Here I am writing Anton van Leeuwenhoek. So this is his name, Anton van Leeuwenhoek. He was the first person to see through microscope. ठीक है, एंड ये कहाँ का रहने वाला था? He was from Holland. ठीक है, moving further. That is why these are called microorganism or microbes. Microorganisms are classified into 4 major groups. Yes, this is one is important point. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. तो ये जो है माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये 4 मेन ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. और ये जो 4 ग्रुप्स हैं ये कौन से हैं? बैक्टीरिया फर्स्ट ग्रुप, फंजाई नेक्स्ट ग्रुप, protozoa another one and algae. So these are the 4 groups in which they are divided. Some of these common microorganisms are shown in figs 2.1 to 2.4. Okay, तो हम फिग बाद में देखेंगे, पहले हम आगे रीड करते हैं. Viruses are also microscopic. जो वायरसेस होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं. वायरसेस आपने सुना होगा, वायरस लाइक अभी कोविड-19 वायरस था, वो आया था, तो वायरस के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा. तो ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं. माइक्रोस्कोपिक मतलब जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. वी नीड माइक्रोस्कोप टू सी देम. दे आर वेरी स्मॉल. दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ अदर एनिमल. दे ये जो होते हैं ये सिर्फ ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं. अब इसका क्या मतलब हुआ? होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करने का मतलब, फॉर एग्जांपल मेरे अंदर वायरस है, लाइक मुझे कोल्ड हो गया, कोल्ड वायरस की वजह से कॉज होता है, तो अब मेरे अंदर वायरसेस हैं. ठीक है, तो अब वायरस मेरे अंदर है तो मैं वायरस के लिए क्या हुई? होस्ट. ठीक है, एज दे आर सर्वाइविंग इनसाइड माय बॉडी. और जो वायरस है वो खुद को मल्टीप्लाई करेगा, अपने रिप्रोड्यूस करेगा, है ना, और प्रोड्यूस करेगा नंबर ऑफ वायरसेस. तो वो जो है सिर्फ सेल्स के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं, मेरे अंदर रिप्रोड्यूस करेंगे वे. ठीक है, एंड आई एम होस्ट. ओके, विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल. और होस्ट कौन हो सकता है? बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, प्लांट, प्लांट्स, या फिर एनिमल और ह्यूमन बींग्स. Animals are also human beings. Some of the viruses are shown in figure 2.1. We would see them. Common elements like cold, influenza, flu, and most coughs are caused by viruses. Yes. तो जो common हमें बीमारियां हो जाती हैं जैसे कि cold, influenza यानी flu, और कुछ कफ वायरस की वजह से cause होता है. Serious diseases like polio and chickenpox are also caused by viruses. Yes, ये बहुत serious disease है. पोलियो और चिकन पॉक्स ये किससे हुई है? ये भी वायरस से ही कॉज हुई है. Diseases like dysentery and malaria are caused by protozoans, whereas typhoid and tuberculosis TB are bacterial diseases. Dysentery और मलेरिया ये प्रोटोजोआ कॉज करता है. टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी ये बैक्टीरियल डिजीज यानी बैक्टीरिया से कॉज होती है. मूविंग अहेड, यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द क्लास 6th. हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ चुके हैं क्लास 6 में और क्लास 7th में. यस, वी हैव स्टडीड. ओके, आगे चलते हैं. अब यहाँ पे हमें फिगर दी हुई है.
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ये सबसे पहले हमें बैक्टीरिया की दी हुई है, ये है स्पाइरल बैक्टीरिया और ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। दीज बोथ आर बैक्टीरिया, स्पाइरल एंड रॉड शेप्ड। आगे देखो ये है एल्गे, ये दो एल्गे के टाइप दिए हुए हैं। अब ये देखो इसके अंदर इन दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। ये है ट्यूब शेप्ड, स्पाइरोगायरा ट्यूब शेप्ड है ना, और इसमें इसके स्ट्रक्चर भी ऐसे बाहर निकले हुए हैं। तो ये दोनों है तो एल्गे, बट देज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गे, राइट। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम, ये दोनों प्रोटोजोआ के टाइप है। ओके, आगे हमें फंगाई दिया हुआ है, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परगिलस, ये हैं सारे फंगाई। ओके, आगे चलते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने चैप्टर का जब स्टार्टिंग की थी मैंने आपको बताया था फ्रेंड एंड फो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो चैप्टर का नाम है हमारे, और हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे एंड एनिमी जो कि हमारे लिए बैड हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, Let's start reading. Microorganisms are used for various purposes. जो microorganisms होते हैं वो काफ़ी purposes के लिए use होते हैं. They are used in the preparation of curd, bread and cake. जो microorganism होते हैं वो कर्ड बनाने के काम आते हैं, ब्रेड और केक। आगे देखो, Microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. अब जो microorganism होते हैं वो alcohol की production में use होते हैं बहुत टाइम से। microorganism alcohol की production में कैसे help करते हैं? क्योंकि yeast एक microorganism है, ठीक है, और जब हम उसे शुगर के साथ मिक्स करते हैं तब प्रोड्यूस होता है अल्कोहल, ठीक है। तो यीस्ट की हेल्प से हम अल्कोहल बनाते हैं। तो यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है अल्कोहल की प्रोडक्शन में, एंड अल्कोहल हमारी लैब्स वगैरह में काफ़ी जगह पे यूज होता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनवायरमेंट की क्लीनिंग में भी हेल्प करते हैं। अब कैसे? देखो, स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? और यू में से सेप्रोफाइट्स हेल्प करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। सेप्रोफाइट्स के बारे में हम क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 में पढ़ा था। सेप्रोफाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, राइट, एंड गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम देम। क्या मतलब हुआ कि कुछ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे। जो ऑर्गेनिज्म या प्लांट मर जाते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं, है ना, और वो जो है उन्हें मिक्सअप कर देते हैं सॉइल के साथ। अब वो मिट्टी में मिल जाएंगी तो फिर जो एरिया है वहाँ पे साफ हो जाएगा। जस्ट इमेजिन अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते तो हमारी पूरी अर्थ पे गंदगी होती, क्योंकि मरी हुई चीजें, यूजलेस थिंग्स कभी डिके ना करती, राइट। तो दीज आर यूजफुल। For example, the organic waste, vegetable peels, remains of animals, faces, etc. are broken down into harmless and usable substances by bacteria. Yes, जो organic waste है जैसे कि vegetable peel, सब्जियों के छिलके, organic waste, vegetable peel, remains of animals, faces, etc. ये सब हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंसेस में ब्रोक कर दिए जाते हैं, किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है, जिससे कि वो हमारे अर्थ को हार्म ना कर सके। जैसे, और वो यूजेबल कैसे? यूजेबल यानी मैन्योर बन जाता है उनका, जो कि हमारे सॉइल के लिए बहुत यूजफुल होता है। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपेरेशन ऑफ मेडिसिन। यस, जो बैक्टीरिया होता है वो मेडिसिन के भी प्रिपेरेशन में हेल्प करता है। जो हमारी इतनी सारी मेडिसिन होती हैं वो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनाते हैं, बैक्टीरिया की हेल्प से बनाते हैं, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल है, हमें क्योर करते हैं डिजीजेस को। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। यस, तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, इफ यू हैव रिमेंबर्ड, कि
राइजोबियम बैक्टीरिया एंड देयर आर अदर बैक्टीरियाज टू जो कि हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में सॉइल की। मैंने आपको बताया था, इफ़ यू हैव रिमेंबर्ड। हम इस चैप्टर में इसके बारे में और डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीव। ओह, आई थिंक ये टॉपिक हमारा बाद में आना था। पहले हमें वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव वाला ही पढ़ना था। ये 2.2 है, फिर ये 2.3, राइट। तो हमने थोड़ा जल्दी पढ़ लिया, बट कोई बात नहीं, इट वॉज हमें पढ़ना तो था ही। यहाँ पे हम पढ़ते हैं वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीव। ओके, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल्ड like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular such as algae and fungi। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सिंगल सेल हो सकते हैं, यानी उनमें सिर्फ एक ही सेल हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ एल्गे और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया और सिंगल सेल। और मल्टी सेलुलर सच एज एल्गे एंड फंजाई, तो या तो सिंगल सेल है या फिर मल्टी सेलुलर है। they can survive under all types of environment। ये जो है सभी टाइप के environment में survive कर सकते हैं, ranging from the ice cold climate to hot springs and deserts to marshy lands। तो ये सभी टाइप के climate में survive कर सकते हैं, ice cold में भी, hot springs गर्मी में भी, डेजर्ट्स में भी, मार्शी लैंड्स में भी, ये हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। यस, हमारी बॉडी में भी बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो और ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सर्वाइव करते हैं। मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। पैरासिटिक, उन्हें पैरासिटिक बोलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, और कुछ फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन व्हाइल फंगी एंड बैक्टीरिया मे लिव इन कॉलोनीज। तो जो अमीबा है वो अकेले रह सकते हैं, बट फंजाई और बैक्टीरिया में ना। आगे हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम, नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज whereas some others are harmful and cause diseases। let us study about them in detail। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं और कुछ हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं, विच आर हार्मफुल फॉर अस। हार्मफुल और हार्मलेस, हेल्पफुल भी होते हैं हमारे लिए। मेकिंग ऑफ कॉर्ड एंड ब्रेड, ये जो ऊपर वाला टॉपिक है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अब हम इसी का एक टाइप पढ़ने वाले हैं कि हमारे लिए वो कैसे फ्रेंडली होते हैं। मेकिंग ऑफ कॉर्ड एंड ब्रेड हमारे लिए हेल्पफुल है क्योंकि वो यूज आते हैं कॉर्ड और ब्रेड की प्रिपेरेशन में। यू हैव लर्न्ड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। हमने क्लास 7 में पढ़ा है कि जो मिल्क होता है वो बैक्टीरिया में टर्न हो जाता है, वो कर्ड में टर्न हो जाता है बाय बैक्टीरिया। उसके अंदर लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, जिसकी हेल्प से, जो कि हेल्प करता है मिल्क को कर्ड में टर्न करने के लिए। ओके, नाउ यहाँ पे दिया हुआ है आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। आई वंडर व्हाई। उसने देखा कि मदर जो है वो ऐड कर रही थी थोड़ी सी कर्ड टू वार्म मिल्क, गर्म दूध में थोड़ी सी कर्ड ऐड कर रही थी, टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, ताकि अगले दिन के लिए कर्ड उन्हें मिल सके। आई वंडर व्हाई, तो वो सोचती है क्यों। तो क्यों, क्योंकि जो कर्ड है, जो पहले से उनके पास कर्ड थी, वो तो ऑलरेडी, उसमें तो ऑलरेडी लैक्टोबैसिलस हैं, और जब वो मिल्क में जाएगी तब जो लैक्टोबैसिलस है वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना, अपने जैसे ही और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। तो लैक्टोबैसिलस है वो भी वार्म मिल्क में और प्रोड्यूस होते जाएंगे, और सुबह तक यानी नेक्स्ट डे तक वो जो है पूरे मिल्क को ही कर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, पूरे मिल्क में चले जाएंगे लैक्टोबैसिलस। ओके, आगे देखते हैं।
Curd contains several microorganisms. Some of these, the bacterium Lactobacillus. Yes, I have told you. लैक्टोबैसिलस नाम का होता है बैक्टीरिया कर्ड में. तो कर्ड जो है काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, उनमें से बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. जो लैक्टोबैसिलस होता है वो कर्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है. इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड. ये जो है दूध में मल्टीप्लाई हो जाता है और इसे कन्वर्ट कर देता है कर्ड में. Bacterias are also involved in the making of cheese, pickles and many other food item. जो बैक्टीरियाज होते हैं वो चीज बनाने में हेल्प करते हैं, पिकल्स अचार बनाने में हेल्प करते हैं और बहुत सारे फूड आइटम्स में हेल्प करते हैं. एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी. सूजी आपके घर में यूज होती होगी, रवा बोलते हैं जिसे. इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड. एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी. Idlis and bhaturas is curd. Yes. Can you guess why? क्या आप गेस कर सकते हो क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कर्ड होती है, जो दही होती है ना, वो इडलीज को और भटूरास को फुलाने में मदद करती है, क्योंकि भटूरे भी फूले हुए होते हैं, इडलीज भी फूली हुई होती है ना. तो कर्ड जो है उन्हें फुलाने में हेल्प करती है. और कर्ड की जगह यहाँ पे यीस्ट भी हो सकता है यूज. यीस्ट भी एक टाइप का बैक्टीरिया है जो कि फुलाने में हेल्प करता है. वो पेस्ट्रीज वगैरह, केक वगैरह में भी यूज होता है. ओके, अब हम आते हैं एक्टिविटी 2.3 पे. इसमें क्या है? टेक हाफ kg फ्लोर, आटा और मैदा, एड सम शुगर एंड मिक्स विद. तो इसमें हमें हाफ kg फ्लोर लेना है, आटा भी ले सकते हो, मैदा भी ले सकते हो, और हमें कुछ चीनी लेनी है, शुगर, और मिक्स करना है वार्म वाटर के साथ, यानी थोड़ा गर्म पानी के साथ उसे मिक्स करना है. एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड नीड इट टू मेक अ सॉफ्ट डो. और उसमें हमें थोड़ा सा यीस्ट डाल देना है. यीस्ट मैंने बताया था आपको एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो कि बेकरी वगैरह में यूज होता है फुलाने के लिए. और उसे जो है फिर हमें गूंथना है जिससे कि एक सॉफ्ट डो बन जाए. What do you observe after 2 hours? हम क्या ऑब्जर्व करेंगे 2 घंटे बाद? Did you find the dough rising? क्या आप डो को राइज करते हुए, फूलते हुए देखोगे? तो yes, हम उसे देखेंगे फूलते हुए क्योंकि हमने उसमें यीस्ट पाउडर डाला है. ये देखो यहाँ पे पिक्चर दी हुई है. यहाँ पे मैदा विद यीस्ट पाउडर. ये मैदा है जिसमें हमने वार्म मिल्क और यीस्ट पाउडर डाला है विद शुगर. और ये रेज्ड मैदा, ये ही ऐसे रेज हो गया है, तो दिस इज रेज्ड मैदा. आगे देखते हैं. यीस्ट reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Yes. तो जो यीस्ट होता है वो रिप्रोड्यूस करता है रैपिडली एंड वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के थ्रू, रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग. तो हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एनारोबिकली रेस्पिरेट करते हैं, है ना. हमने पढ़ा था कुछ एरोबिकली रेस्पिरेट करते हैं जिनमें उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, और एनारोबिकली में ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है. तो जो यीस्ट होता है वो एनारोबिकली रिप्रोड्यूस करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है. बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम. जो बबल होते हैं उस गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जो बबल होते हैं ना, वो उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं. डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, ये वो उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं जो गैस में बबल्स होते हैं. This is the basis of use of yeast in the baking industry for making breads, pastries and cakes. Yes, ये बेकरी वगैरह में यूज होता है यीस्ट. कैसे? ब्रेड बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में और केक्स बनाने में. आगे दिया हुआ है हमें कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हियर इट इज कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Microorganisms are used for the large scale production of alcohol. जो microorganism होते हैं वो बहुत large scale production में help करते हैं, use होते हैं alcohol की, wine की production में, and
एसिटिक एसिड यानी विनेगर, विनेगर हम अपने घर में भी यूज करते हैं। Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, and crushed fruit juices, etc. और ऐसा करने के लिए जो yeast होता है, जैसे yeast कमर्शियल प्रोडक्शन में हेल्प आता है, अल्कोहल की यूज़ किया जाता है उसे अल्कोहल और वाइन की प्रोडक्शन में। और ऐसा करने के लिए जो यीस्ट होता है उसे ग्रो किया जाता है नेचुरल शुगर्स पे, नेचुरल शुगर चीनी पे, जो कि ग्रेन्स में होती है, जैसे कि बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस, इनमें शुगर होती है और उनमें फिर उसे ग्रो किया जाता है, जिससे कि बनता है अल्कोहल या फिर वाइन, यानी शुगर की हेल्प से। एक्टिविटी 2.4 दी हुई है। Take a 500 milliliter beaker filled up to 3/4 with water. तो हमें 500 मिलीलीटर का एक बीकर लेना है जिसे हम 3/4 फिल कर देंगे वाटर से, यानी हम उसे मोर देन हाफ फिल करेंगे, 75%। डिसॉल्व 2 to 3 टीस्पून्स ऑफ शुगर इन इट, हमें उसमें 2 या 3 चम्मच डालना है शुगर का। एड हाफ अ स्पून ऑफ, हमें उसमें आधा चम्मच डालना है यीस्ट पाउडर का, yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in a warm place for 4 to 5 hours, और डालने के बाद हमें उसे 4 से 5 घंटे छोड़ देना है एक वार्म प्लेस पे। Now smell the solution. Could you get a smell? तो अब हमें उस solution को स्मेल करना है, क्या हमें कोई स्मेल मिली? तो एक्चुअली वो जो बीकर था उसके अंदर एल्कोहल की प्रोडक्शन हो गई है और हमें एल्कोहलिक स्मेल ही मिलेगी। This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. ये जो स्मेल थी ये अल्कोहल की थी, क्योंकि जो शुगर है उसे हमने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया था यीस्ट डालकर। This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, जो हमने शुगर से अल्कोहल बनाया उसमें यीस्ट डालकर। दिस प्रोसेस आगे दिया हुआ है ल्यूइस पेस्चर के बारे में। Louis Pasteur discovered fermentation. Louis Pasteur ने fermentation डिस्कवर की थी, कब? 1857 में। Louis Pasteur ने ही ये चीज़ फाइंड की थी कि जब हम शुगर में यीस्ट डालते हैं तो फिर अल्कोहल बनता है और इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। लुइस पेस्चर ने डिस्कवर किया था। ओके, आगे देखो मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिकली क्या यूज आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? व्हेनेवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट। जब भी हम बीमार हो जाते हैं, व्हेनेवर वी फॉल इल, तो जो डॉक्टर हैं वो हमें क्या देते हैं? कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। वो हमें या तो एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल देते हैं या फिर इंजेक्शन देते हैं जैसे कि पेनिसिलिन का। The source of these medicines is microorganism. अब ये जो दवाइयाँ ये हमें कहाँ से मिल रही हैं? Microorganisms के थ्रू। These medicines kill or stop the growth of the disease-causing microorganisms. ये जो मेडिसिन होती है ये जो है उन माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को फिनिश कर देती हैं, रोक देती हैं। Such medicines are called antibiotics. इन मेडिसिन को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अच्छा, जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, दे आर यूज टू स्टॉप और किल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स, बट दे डू नॉट वर्क विद वायरसेस। जो वायरस होते हैं ना, दे कैन नेवर बी फिनिश्ड परमानेंटली फ्रॉम आवर बॉडी। बैक्टीरिया वगैरह हम फिनिश कर सकते हैं, जो अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारी बॉडी से, बट जो वायरसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जुकाम हो जाता है, क्या हम उसे एंटीबायोटिक लेकर ठीक कर सकते हैं परमानेंटली? नो। कभी भी कोल्ड, कफ एंड ऑल द डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय वायरसेस परमानेंटली हमारी बॉडी से नहीं जा सकती है। ओके, सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, जो कि परमानेंटली जा सकती हैं, दे आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। these days a number of antibiotics, आजकल इन दिनों बहुत सारी एंटीबायोटिक्स being produced from bacteria and fungi, जो आजकल काफ़ी सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं उन्हें बनाया जाता है किससे? बैक्टीरिया से और फंजाई से।
स्टेरियो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जो कि हैं कुछ एंटीबायोटिक्स जो कि हम बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करते हैं। आगे देखते हैं। इन 1929 में Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria। 1929 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो वर्क कर रहे थे किस पे, एक कल्चर पे जो कि डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पे था। सडनली फाउंड करते हैं द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज culture plates। He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria from the mold penicillin was prepared। तो क्या था, जैसे जो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे ना वो बहुत मेसी टाइप के पर्सन थे, वो मतलब इधर उधर चीजें डाल देते थे, उन्हें सफाई नहीं पसंद, ठीक है। तो अब ऐसे ही ना उन्होंने एक प्लेट में क्या छोड़ दिया, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। एक भाई प्लेट बहुत गंदी बनी है, मैं वापस बना रही हूँ इसे। ओके ये फॉर एग्जांपल एक प्लेट है, तो इसके अंदर उन्होंने क्या छोड़ दिया, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल दिस इज डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, तो इसके अंदर था डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो वो इस प्रोसेस पे तो वर्क कर रहे थे। अब उन्होंने ऑब्जर्व किया, सडनली ही ऑब्जर्व्ड कि कुछ ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर, स्पोर्स, ग्रीन मोल्ड उसके ऊपर ग्रो कर गया था, ठीक है। तो ऐसे वो ग्रो कर रहा था ग्रीन कलर का। he observed the presence of mold prevented the growth of bacteria। तो वो जो मोल्ड, ग्रीन कलर का मोल्ड उसके ऊपर ग्रो कर रहा था, उसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर दिया, और उसने ना इनफैक्ट काफी बैक्टीरिया को किल भी किया। जहाँ जहाँ वो ग्रो करता जा रहा था ना वहां पे बैक्टीरिया को वो किल भी करता जा रहा था। और इस तरीके से वो जो मोल्ड था, मोल्ड पेनिसिलिन, फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। तो इस प्रोसेस से पेनिसिलिन प्रिपेयर की गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। Some of the commonly known as bacteria, yes जो मैंने भी आपको ऊपर एग्जांपल दिए थे, they were some of commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria। तो ये कुछ commonly known है antibiotics जो कि fungi और bacteria से बने हुए हैं। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganism and are used to cure a variety of diseases। तो ये जो antibiotics थे ये काफी सारे मतलब स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करके बनाए जाते हैं और बहुत सारे डिजीजेस को क्योर करने में हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। और बीमारी अगर हो जाती है एनिमल्स में तो ये जो है मिक्स कर दिए जाते हैं उनके खाने में या फिर उनके पानी में, जिससे कि वो उन्हें कंज्यूम करे और अगर उनमें कोई बीमारी है तो वो ठीक हो जाए। They are also used to control many plant diseases। वो प्लांट की डिजीजेस को भी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। आगे देखते हैं। Here it is given, it is important to remember that antibiotics should be taken only through the advice of qualified doctor। Yes, अगर हमें एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करनी है तो हमें, अब अगर हमें कोई डिजीज है एंड वी वांट टू कंज्यूम एंटीबायोटिक्स तो हमें एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही सजेशन लेना चाहिए, वही हमें बताएंगे कि हमें कौन सी एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। यस, हमें जो मतलब अगर हमें डॉक्टर कहते हैं आपको 5 दिन तक लेनी है तो हमें 5 दिन तक जो जो उसने टाइम बताया है वो उसी टाइम पर हमें लेनी होगी, इसी से हम प्रॉपरली ठीक हो पाएंगे। If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need in the future। तो अगर हमने एंटीबायोटिक्स तब ली जब हमें कोई बीमारी है ही नहीं, जब हमें नीड है ही नहीं एंटीबायोटिक्स की, या फिर हमने तब ली जब हमें टाइम प्रिस्क्राइब नहीं था कि एंटीबायोटिक्स हमने मान लो हमें सुबह का टाइम बता रखा था, हमने दिन में ले लिया, रात को ले ली, लाइक रॉन्ग डोज या फिर मतलब रॉन्ग डोज ले ली हमने, जो कि रॉन्ग एंटीबायोटिक ले ली जो कि हमें लेनी नहीं थी, हमें उससे दूसरे लेनी थी।
इस टाइप की रॉन्ग डोज हमने ले ली, तो इससे क्या होगा, ये जो है हमारे ड्रग को लेस इफेक्टिव कर देगा फ्यूचर में। Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. तो अगर हम एंटीबायोटिक्स तब ले रहे हैं जब हमें नीड ही नहीं है, तो वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी कर सकते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया वगैरह को किल करती हैं। अब जब बॉडी में उसे हार्मफुल बैक्टीरिया दिखेंगे ही नहीं, इट मे किल बेनिफिशियल बैक्टीरिया। Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. Yes, कोल्ड फ्लू इन सब चीज़ों में इफेक्टिव नहीं होते क्योंकि ये वायरस कॉज करते हैं। मूविंग अहेड, हेयर इज वैक्सीन। तो वैक्सीन के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा क्योंकि बचपन में भी वैक्सीन लगती है, हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं वैक्सीन के बारे में, बट स्टिल आज हम वापस से पढ़ेंगे। वैक्सीन, वैक्सीन क्या होता है? Why are children or infants given vaccination? इन्फेंट्स या फिर चिल्ड्रन को वैक्सीनेशन क्यों दी जाती है? Let's study. When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibiotics to fight the invader. The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. देखो, वैक्सीन क्या करती है? वैक्सीन हमारी बॉडी में चली जाती है, जब हमें जब इंजेक्शन लगते हैं तो हमारी बॉडी में चले जाते हैं। मान लो अगर हमें किसी डिजीज का लगा, हमें कोविड का लगा, ठीक है, हमें कोविड-19 की लगी वैक्सीनेशन। अब कोविड-19 की वैक्सीनेशन में ना दो टाइप के वायरस होते हैं, एक वीक वायरस, एक स्ट्रॉन्ग वायरस। सो वीक वायरस हमारे अंदर पहले से ही डाल दिया, अब हमारी बॉडी वीक वायरस से अवेयर हो गई, राइट। तो अब जब स्ट्रॉन्ग वायरस आएगा तो वीक वायरस क्योंकि हमारी बॉडी में पहले से ही है, तो फिर वो स्ट्रॉन्ग वायरस के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी प्रिपेयर कर देगा, एक शील्ड प्रिपेयर कर देगा जब स्ट्रॉन्ग कोविड आएगा, स्ट्रॉन्ग कोविड-19, एंड सपोज ये हम है, ठीक है। तो जब स्ट्रॉन्ग कोविड आएगा तब एंटीबॉडी प्रिपेयर कर देगी हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग कोविड के अगेंस्ट, तो इसलिए हम उस स्ट्रॉन्ग कोविड से बचे रहेंगे, ठीक है। तो ये काम होता है वैक्सीनेशन का, हमें बचाना, कि अगर हमें फ्यूचर में कोई डिजीज आकर हमें अफेक्ट करे, हमारे अंदर अगर कोई डिजीज आए तो फिर हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एक शील्ड बना दे और उसे अंदर ना आने दे और हमें डिजीज से बचा ले। तो ये जो है पहले से ही हो जाता है कि हमें पहले से इंजेक्शन लग गया जिससे कि हमें उस डिजीज, जिससे कि वो डिजीज हमें इफेक्ट ना कर सके। सो इफ द डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज। यस, तो अगर डेड या फिर जो वीक माइक्रोब्स है वो अगर हमारी बॉडी कैसी है, हेल्दी बॉडी है, अगर हमारी बॉडी में पहले से इंट्रोड्यूस करवा दिए गए, हमारी बॉडी में पहले से ही डाल दिए गए, तो जो बॉडी है वो फाइट करेगी और किल करेगी उन्हें, उनके अगेंस्ट फाइट करेगी और उन्हें मार देगी। कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, तो वो जो एंटीबॉडीज होंगी वो हमारी बॉडी में रहेंगी। वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, जिससे कि हम प्रोटेक्ट हो सकें डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से। दिस इज आवर वैक्सीन बॉक्स, और ऐसी एक वैक्सीन वर्क करती है। सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग क्लोरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉलपॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। आपको भी बचपन में इंजेक्शन लगे होंगे या फिर अभी भी लग रहे होंगे, किसके? वैक्सीनेशन के, अलग अलग डिजीजेस के। आगे है, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन्स फॉर स्मॉलपॉक्स इन 1798। तो जो एडवर्ड जेनर था उन्होंने वैक्सीन ढूंढी थी, उन्होंने डिस्कवर किया था वैक्सीन स्मॉल पॉक्स में 1798 में। तो उस टाइम पे ना स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा बड़ी डिजीज़ थी, जैसे अभी रिसेंटली कोविड थी ना, बहुत बड़ी डिजीज़ जिसके लिए कोई हमारे पास दवाई नहीं मिल रही थी, वैक्सीनेशन नहीं मिल रही थी। उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स बहुत बड़ी डिजीज़ थी और इन्होंने उसके लिए वैक्सीनेशन प्रिपेयर की थी। इन योर चाइल्डहुड you must have been
given injections to protect yourself against several diseases. Yes, हमारे बचपन में भी हमें वैक्सीन की इंजेक्शन लगे हैं ताकि हम अलग अलग बीमारियों से बच सकें. कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेज? क्या आप इन डिजीजेज की लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स. आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो. इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट डिजीजेज. सभी बच्चों को डिजीज से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स. तो जो नेसेसरी वैक्सीन होती हैं वो नियर बाय हॉस्पिटल में ईजिली अवेलेबल होती हैं. You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. Yes, Pulse Polio program होता है जिसमें घर घर जाकर लोगों बच्चों को पोलियो की दवाई दी जाती है, उन्हें इंजेक्शन लगाया जाता है, वैक्सीन दी जाती है. पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन. जो पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को दी जाती है वो वैक्सीन होती है. A worldwide campaign against smallpox has finally led to this eradication from most parts of the world. स्मॉल पॉक्स का जो कैंपेन था वो वर्ल्ड के लगभग सभी बच्चों को, सभी लोगों को लग गया है और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था. These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. आजकल जो वैक्सीन है बहुत लार्ज स्केल में बनाए जाते हैं जिससे कि हम ह्यूमंस और कुछ अदर एनिमल्स अलग अलग डिजीजेस से बच सकें. इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्प करते हैं सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने में? लेट्स स्टडी दैट. Some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है. वो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स या फिर पी प्लांट या पल्स प्लांट मेनली जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है उनमें प्रेजेंट होता है. और राइजोबियम बैक्टीरिया सॉल्युबल नाइट्रेट्स नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है लेग्यूमिनस प्लांट को. अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो प्लांट जिसके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रह रहा है वो कैसे कंफर्टेबल है, वो क्यों कंफर्टेबल है राइजोबियम बैक्टीरिया को रखने में, और राइजोबियम बैक्टीरिया क्यों उसे नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है? इनके बीच ना एक दोस्ती है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है. जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो उसे नाइट्रोजन देता है, सॉल्युबल नाइट्रेट्स देता है प्लांट को, इसलिए प्लांट उसे रख रहा है अपने रूट नोड्यूल्स में. और जो लेग्यूमिनस प्लांट है वो राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए लेग्यूमिनस प्लांट भी उसे रख रहा है अपने रूट नोड्यूल्स में. ठीक है, तो ये थी उनकी म्यूचुअल रिलेशनशिप. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. Biological nitrogen fixers हम इन ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स को कहते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन्हें फिक्स करने में. तो यहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई है द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू एल्गे की. ये दो पिक्चर्स आपको दी हुई हैं. Cleaning the environment. Bujo and Paheli had observed the school gardener making manure. बुझो और पहेली ऑब्जर्व करते हैं स्कूल के गार्डनर को मैन्योर बनाते हुए. Along with their friends, they collected waste of plant, vegetable and fruit from nearby houses and gardens. अपने फ्रेंड्स के साथ उन्होंने कलेक्ट किया, वो अपने कलेक्ट करते हैं प्लांट वेस्ट, वेजिटेबल और फ्रूट वेस्ट फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन्स, गार्डन से और हाउसेज से. दे पुट देम इन अ पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल. वो उन्हें एक पिट में डाल देते हैं जो कि वेस्ट डिस्पोजल के लिए बनी थी. आफ्टर सम टाइम इट डीकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर. कुछ टाइम बाद वो डीकम्पोज जाती है क्योंकि उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिएक्ट करते हैं, उसे डीकम्पोज कर देते हैं एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर. और वो मैन्योर बन जाता है. हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि मैन्योर कैसे बनता है. बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस कुड हैपन. बूझो और पहेली जानना चाहते हैं कि क्यों हुआ. तो ऑब्वियसली इट हैपेंड बिकॉज ऑफ माइक्रोब्स. माइक्रोब्स ने उस पर रिएक्ट किया जिससे कि वो डीकम्पोज हो गया. ठीक है, एक्टिविटी 2.5 देखते हैं. एक्टिविटी 2.5. टेक 2 pots and fill each pot half with soil. हमें 2 pot लेने हैं और उन दोनों को हाफ हाफ फिल कर देना है सॉइल से.
मार्क देम A एंड B। तो क्या करना है, हमें 2 पॉट लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फर्स्ट पॉट, दिस इज सेकेंड पॉट। ठीक है, हमें इक्वल साइज के रहने चाहिए, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया साइज एनीवेज। और अब हमें उन्हें मार्क कर देना है एज A एंड B। तो कौन सा कलर है, वायलेट। ओके, दिस इज पॉट A, दिस इज पॉट B। ठीक है, तो इन दोनों को हमने मार्क कर दिया। इन्हें हमें हाफ फिल कर देना है सॉइल से। हाफ हमने इसे फिल कर दिया विद सॉइल और हाफ हमने इसे फिल कर दिया विद सॉइल। ओके, आगे क्या आ गया है, in pot mark them put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B। तो हमें pot A में क्या रखना है, हमें pot A में डालने हैं plant waste। pot A में plant waste डालना है हमें, like vegetable peel and all that। plant waste हमने pot A में डाल दिया। और pot B में हमें डालना है polythene bags। पॉट बी में जाएंगे पॉलिथीन बैग्स, प्लास्टिक की बॉटल्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, ग्लास बॉटल, प्लास्टिक टॉयज, पॉट बी में जाएंगे। ओके, पुट द पॉट्स असाइड, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 weeks। तो अब हमें उन्हें साइड में रख देना है और हमें 3-4 दिन के बाद देखना है। तो हम क्या देखेंगे कि जो पॉट ए था उसमें जो सारे प्लांट वेस्ट थे वो डिकम्पोज हो गए, क्योंकि उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने रिएक्ट किया। तो पॉट ए में हमें मिला मेन्योर। और पॉट बी में कोई चेंज नहीं आया, पॉट बी रिमेन द सेम। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सभी इनऑर्गेनिक वेस्ट थे, पॉलिथीन बैग्स, ग्लास बॉटल, प्लास्टिक टॉयज, ये सब इनऑर्गेनिक वेस्ट थे जो कि डिकम्पोज नहीं होते एंड इन अ वे दे कॉज पॉल्यूशन। वो हमारी अर्थ में ऐसे ही पड़े रहते हैं हर जगह और पॉल्यूशन कॉज करते हैं। तो हम ह्यूमंस ने कुछ ऐसी चीजें भी बनाई हैं जो कि पॉल्यूशन कॉज करती है। आगे देखते हैं, और मैं इस सबको रब कर देती हूँ। ओके, अब देखते हैं आगे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कॉन्टेंट्स ऑफ द 2 पॉट्स? क्या आपको कोई डिफरेंस देखने को मिला दोनों पॉट के कंटेंट में? इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस? यस, हमें डिफरेंस देखने को मिला। हमने देखा कि पॉट ए में तो मैन्योर था और पॉट बी में कोई चीज नहीं था, द थिंग्स वर द सेम। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज बीन डिकम्पोज्ड। यस, हम ये डिकम्पोज हो गया। हाउ कुड दिस हैपन? द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। मैंने आपको बता दिया, एक्शन ऑफ माइक्रोब्स की वजह से ये जो है डिकम्पोज हो गया और मैन्योर बन गया। रिलीज इन द प्रोसेस कुड बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। और ये जो मैन्योर बना है ये प्लांट्स के द्वारा वापस से यूज कर लिया जाएगा। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी? क्या आपने ये नोटिस किया कि जो पॉट बी था उसके अंदर जो हमने डाले थे पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो, ये जो है अंडरगो नहीं किए, डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज, इस टाइप के कोई चेंज इनमें नहीं हुआ। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। जो माइक्रोब्स थे वो उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाए because they are inorganic waste. You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. हम काफी सारा ऑर्गेनिक वेस्ट देखते हैं, किसकी फॉर्म में? डिकेइंग प्लांट्स, और कुछ टाइम पे डेड एनिमल्स ग्राउंड पे हम देखते हैं। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वो डिसअपियर हो गए, वहां से गायब हो गए। बट गायब तो हो नहीं सकते, कैसे गायब हुआ? This is because the microorganism decomposed dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. तो अब वो गायब क्यों हो गए? अब ऐसा तो नहीं कि उनके ऊपर कोई जादू आया और उन्हें गायब कर गया, है ना? उनके ऊपर रिएक्ट किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, जिससे कि वो जो है प्लांट में मिल गए, वो ग्राउंड में मिल गए और वहां से गायब हो गए।
आगे देखते हैं। These substances are again used by other plants and animals. ये जो substance है ये यूज किए जा सकते हैं प्लांट से और एनिमल्स। Thus, microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. तो ये जो है एनवायरनमेंट की क्लीनिंग में हेल्प करते हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हार्मफुल है, विच आर नॉट यूजफुल। हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत तरीके से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि काफ़ी डिजीज होती हैं जो हमें बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस वगैरह कॉज करते हैं, हमें प्लांट्स को, एनिमल्स को। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। पैथोजेंस हम बोलते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स को, पैथोजेंस। Some microorganisms spoil food, clothing and leather. Let us study more about their harmful activities. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं। मान लो अगर गर्मियों का मौसम चल रहा है, अभी गर्मी आएंगी, तो गर्मियों के मौसम में अगर मैंने एक कटोरी में सब्जी बाहर रख दी तो कुछ दिनों बाद वो जो है खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी, है ना, उसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाएगा, राइट। और कपड़ों को स्पॉइल करते हैं। मान लो और काफ़ी टाइम से अलमारी में मेरी कोई जैकेट पड़ी थी, मैंने अब बाद में उन्हें निकाला, तो मैं ये देखूंगी कि कभी कभी उसके ऊपर एक वाइटिश लेयर बन जाती है, कुछ वाइट सा सब्सटेंस उसके ऊपर आ जाता है, तो दैट सब्सटेंस इज फंगस, फंजाई उसके ऊपर ग्रो करता है। अब इस वे में वो हमारे कपड़ों को भी स्पॉइल कर रहा है, खाने को तो कर ही रहा है, क्लोथिंग और लेदर को। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। तो किसी भी तरीके से हमारे अंदर आ सकते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी पैथोजेंस। हम जो हवा ब्रीथ करते हैं, अगर एयर जो है वो पॉल्यूटेड है, डिजीज है एयर में, तो हम जब उसे ब्रीथ करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वो वायरस, बैक्टीरिया और माइक्रोब्स एंटर कर जाएंगे, पैथोजेंस एंटर कर जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे। द वाटर वी ड्रिंक, अगर वाटर पॉल्यूटेड है तो हमें डिजीज हो सकते हैं लाइक क्लोरा। वी ड्रिंक और द फूड वी ईट, अगर खाना हम खराब खा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो फंगस लग गया था जिस खाने पर, वो मैंने खा लिया तो क्या होगा, मैं बीमार हो जाऊंगी क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर भी एंटर हो गए पैथोजेंस। They can also get transmitted by direct contact with an person or carried through an animal. तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकते हैं या फिर मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मान लो एक पर्सन को है जुकाम, अब मैं उसके पास हूँ मैं उसके साथ काफी देर तक खड़ी हुई हूँ, हम दोनों ने साथ में खाना खाया और काफी टाइम से मैं उसके साथ हूँ, क्या होगा, बहुत चांसेस है कि मुझे भी कोल्ड हो जाएगा क्योंकि हम दोनों साथ में हैं बहुत टाइम से। इसलिए जो डिजीजेस डायरेक्टली कॉज जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, और जो बीमारी, जो डिजीज ऐसे कॉज नहीं होती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कॉज नहीं होती है, उन्हें हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन, एक पर्सन है उसे इन्फेक्शन है, that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो फैल जाती हैं, एक है इन्फेक्टेड पर्सन, एक बीमार पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में इजीली चली जाती है, उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। एग्जांपल ऑफ सच डिजीजेस इंक्लूड क्लोरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस के। प्रोसीडिंग फर्दर, when a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. जब एक पर्सन जिसे कि कोल्ड है, जो कि जिसे कि जुकाम है, वो जब छींकता है तो कुछ ड्रॉपलेट्स मॉइस्चर की, जिसमें कि बहुत कई हजार वायरस होते हैं, वो हवा में फैल जाते हैं, ठीक है। और द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन बाय ब्रीदिंग, और सांस लेते हुए, यानी और उस एयर में क्या हो गए, वो एयर डिजीज हो गई, मतलब उस एयर में वायरस हो गया और जब हमने उसे ब्रीथ किया तो पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कर गए। ओके, आगे देखते हैं। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। हम कम्युनिकेबल डिजीज का स्प्रेड जो है कैसे रोक सकते हैं।
We should keep a handkerchief on the nose and mouth while sneezing. It is better to keep a distance from the infected persons. हमें अपने साथ एक हैंकरचीफ रखना चाहिए जब हमें छींक आए या फिर जब हमें कफ हो, हम उसे अपने माउथ के आगे रख सकते हैं. While sneezing, it is better to keep a distance from infected persons. जो पर्सन बीमार हैं उनसे हमें डिस्टेंस बना के रखना चाहिए ताकि उनकी डिजीज हमें ना लग जाए. आगे देखते हैं. There are some insect and animals which act as carrier of disease causing microorganism. कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि डिजीज अपने अंदर लेकर आते हैं और हमारी बॉडी में छोड़ देते हैं. हाउसफ्लाई इज वन सच कैरियर. हाउसफ्लाई एक ऐसा कैरियर होता है. वो क्या करता है, जो कावडंग होता है या फिर जो खराब चीज़ें होती है, जो गार्बेज होता है, उनके ऊपर वो बैठता है. अब उसकी बॉडी में स्टिकी हेयर होते हैं जो उसमें से इन्फेक्शियस चीज़ें होती हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, वो उनकी स्टिकी बॉडी पे लग जाते हैं, वहाँ पे स्टिक हो जाते हैं. और फिर वो क्या करती हैं, वो हमारे घर में आती हैं. हमारे घर में ऐसी होती हैं हाउसफ्लाई वगैरह, और वो जब हमारे फूड पे बैठती है तो जो स्टिकी सब्सटेंस, जो स्टिकी डिजीज उन्होंने कैरी की थी, पैथोजेंस उन्होंने कैरी किए थे, वो हमारे फूड पे चले जाते हैं और वी कंज्यूम दैट फूड. इसीलिए इट इज़ बेटर टू कीप फूड कवर्ड. ठीक है. The flies sit on the garbage and animal excreta. Pathogens stick to their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. Yes. जब वो uncovered food पे बैठते हैं तो pathogens transfer कर देती हैं. Whoever eat the communicated food is likely to get sick. और जो communicated food खाता है वो बीमार हो जाता है. So it is advisable to always keep food covered. तो हमें हमेशा food को cover रखना चाहिए. Avoid consuming uncovered items of food. जो अनकवर्ड आइटम है फूड के, उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए कंज्यूम करने के लिए. अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. एक और एग्जाम्पल है कैरियर का, डिजीज कैरियर का, जो कि है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये यहाँ पे हमें दिया हुआ है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की पिक्चर. ओके, तो ये क्या करती है, ये अपने साथ डिजीज कैरी करती है, डेंगू डिजीज कैरी करती है, और वो जब हमारे ऊपर आती है वो हमारे ब्लड में उस डिजीज को छोड़ देती है, जिससे कि हमें डेंगू हो जाता है. अब ये जो होते हैं ना, ये खुद को अफेक्ट नहीं करते. अब इसके अंदर तो था डेंगू, बट डेंगू ने फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो को अफेक्ट नहीं किया, हमारी बॉडी को अफेक्ट किया. ठीक है. फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू let water anywhere, not to let water collect anywhere in the neighborhood. कि हम अपनी टीचर क्यों कहती है कि कहीं पे भी वाटर जो है वो स्टेगनेंट नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे कलेक्ट होते हुए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीड करते हैं. स्टेगनेंट वाटर में मॉस्किटो की ब्रीडिंग होती है, इसलिए हमें वहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए. और मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर. सभी मॉस्किटो वाटर में ब्रीड करते हैं. Hence one should not let the water collect anywhere in cooler, tire, flower pot, etc. कहीं पे भी वाटर कलेक्टेड नहीं होना चाहिए. By keeping surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. ये ऐसा हमें ब्रीडिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं. Try to make a list of measures which can help to avoid the spread of malaria. Some common human diseases caused by microorganisms. तो यहाँ पे ये टेबल दी हुई है कि ये कैसे हमें कॉज होते हैं डिजीजेस. तो यहाँ पे हम इसे देखते हैं. ह्यूमन डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, मीसलिस, चिकन पॉक्स, पोलियो. ये कुछ डिजीज है. अब ये कैसे होते हैं, किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होती हैं. बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होती है, मीसलिस वायरस से होती है, चिकन पॉक्स वायरस, पोलियो भी वायरस से होती है. अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हमें हमारे तक पहुँचती है. एयर, ट्यूबरकुलोसिस और मीसलिस ये दोनों एयर से कॉज होते हैं. चिकन पॉक्स और पोलियो एयर से भी कॉज हो सकते हैं. कॉन्टैक्ट, चिकन पॉक्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, और पोलियो एयर एंड वाटर बोथ. प्रिवेंटिव मेजर जनरल कि हम उन्हें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन. हमें उस पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए.
यानी कि हमें उसे कॉन्टैक्ट में नहीं लाना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट द सुटेबल एज। अब एक पर्सन को अगर वैक्सीनेशन नहीं दी हुई होगी तो उन्हें ये डिजीज हो सकती है, एक्सेप्ट वायरस, वायरस के अलावा, क्योंकि वायरस हम प्रिवेंट नहीं कर सकते एग्जैक्टली। तो अगर हमें उन्हें वैक्सीनेशन नहीं दी है तो फिर उन्हें बीमारियां हो सकती है। एंटीबायोटिक से होते हैं वायरसेस के वैक्सीनेशन होती हैं, तो वैक्सीनेशन उन्हें मिलनी चाहिए। आगे देखते हैं, क्लोरा और टाइफाइड ये दोनों बैक्टीरिया से कॉज होते हैं। कैसे फैलते हैं? वाटर से या फूड से फैल सकता है क्लोरा, और टाइफाइड वाटर से। कैसे प्रिवेंट करें इन्हें? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। पर्सनल हाइजीन, अपनी पर्सनल हाइजीन रखो और गुड सैनिटरी हैबिट्स रखो। कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड, अच्छे से पका हुआ खाना खाओ। एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, उबला हुआ पानी पियो, क्योंकि जब हम वाटर को हीट करते हैं तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं जो भी बैड कॉजिंग होते हैं। और वैक्सीनेशन एट प्रॉपर एज। हेपेटाइटिस बी, ये किससे कॉज होता है? वायरस से और वाटर से फैलता है। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर और वैक्सीनेशन, उबला हुआ पानी पियो और वैक्सीनेशन एट प्रॉपर एज। मलेरिया कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है? प्रोटोजोआ। मॉस्किटो, use mosquito net and repellents. Spray insecticide and control the breeding of mosquitoes by not allowing water to collect in the surroundings. मॉस्किटो नेट का यूज करो, स्प्रे करो इंसेक्टिसाइड और ब्रीडिंग को कंट्रोल करो इन द सराउंडिंग एरियाज। सम ऑफ द कॉमन डिजीजेस, कुछ कॉमन डिजीजेस affecting humans. Some of the common diseases affecting humans, there are more transmission and few general methods of prevention are given in table 2.1. Yes, ये इस टेबल में हमें पढ़ने को मिला कुछ डिजीजेस, वो कैसे कॉज होते हैं, किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उन्हें कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे कॉज होती हैं, वो हमने टेबल 2.1 में देखा है। आगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब ह्यूमंस में तो हमने पढ़ लिया कैसे कॉज करते हैं, अब हम एनिमल्स की बात करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, कुछ काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ वो प्लांट्स या फिर ह्यूमंस में डिजीज नहीं कॉज करते, बट ऑल्सो इन एनिमल्स, देखो, बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स, वो एनिमल्स में भी कॉज करते हैं। जैसे कि एंथ्रैक्स इज डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। तो जो एंथ्रैक्स होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज होता है। लेट मी टेल यू समथिंग मोर अबाउट इट। एंथ्रैक्स जो होता है ना वो मेनली फार्मर्स में और कैटल में होता है। फार्मर्स में कैसे होता है, जो कि कपड़ों की प्रोडक्शन वगैरह में काम करते हैं, उन्हें ये डिजीज बहुत ज़्यादा हो जाती है, फार्मर्स वगैरह को, और कैटल को होती है। किससे होती है? बैक्टीरियम से होती है ये डिजीज उन्हें। ओके, फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस, ये एक और डिजीज होती है। फुट एंड माउथ डिजीज, ये भी एक वायरस से कॉज होती है कैटल में। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। अब एनिमल्स और ह्यूमंस को तो हमने पढ़ लिया, प्लांट्स के बारे में भी पढ़ते हैं, प्लांट्स की डिजीज के बारे में। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर। काफी सारे प्लांट्स का एग्जांपल दिया हुआ है जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं। दैट डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, जो डिजीज होती है वो क्रॉप्स की यील्ड को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। सी टेबल 2.2 फॉर सच प्लांट डिजीजेस, हम अभी टेबल 2.2 भी रीड करेंगे। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द, अब इन्हें कंट्रोल कैसे करें, ये कैसे कंट्रोल होती है? बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स व्हिच किल द माइक्रोब्स। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग केमिकल्स, केमिकल्स का यूज करके हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं जो कि माइक्रोब्स को किल करते हैं। अब एक बार टेबल पे आते हैं। हियर इज टेबल 2.2. Okay. Blue red color. Some common plant diseases caused by microorganism. कुछ plant diseases जो कि microorganism में होती हैं। Plant disease का नाम क्या है? Citrus canker. Microorganism, किस microorganism की वजह से होती है? Bacteria. Mode of transmission air. Rust of wheat, ये एक डिजीज का नाम है और ये किससे कॉज होती है? फंजाई से। एयर और सीड्स, ये दोनों है इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट डिजीज येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी ओकरा, ये डिजीज भिंडी में होती है। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी,
ये किससे कॉज होती है? वायरस से, और ये जनरली होती है इंसेक्ट्स में। प्रोसीडिंग फर्दर, ये लाइन हमने रीड कर ली है। फूड पॉइजनिंग, अनदर टॉपिक। फूड पॉइजनिंग क्या है हमारा? पूजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। पूजो को अपने एक फ्रेंड की पार्टी में जाना था, वहाँ पे उसने काफ़ी सारी चीज़ें खाई। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, घर आने के बाद उसे उल्टी आनी शुरू हो गई, वॉमिट आई। ही हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। द डॉक्टर सेड दिस कंडीशन कैन बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, ये कंडीशन फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकती है। तो फूड पॉइजनिंग क्या होती है? फूड पॉइजनिंग तब होती है जब हम काफ़ी ज़्यादा फूड खा लेते हैं जो कि, या फिर हम जब खराब फूड खा लेते हैं तब हमें होती है फूड पॉइजनिंग। जैसे आप भी सुना होगा, आपके डॉक्टर ने कहा होगा कि इसे तो फूड पॉइजनिंग होगी, है ना? सुना होगा आपने भी फूड पॉइजनिंग वर्ड। पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। पॉइजन मतलब जहर, तो ये फूड जो है वो जहर कैसे बन सकता है? फूड पॉइजनिंग, है ना? फूड पॉइजनिंग मतलब खाने का जहर बनना। फूड पॉइजनिंग could be due to the consumption of food spoiled by some microorganism, खराब फूड की वजह से फूड पॉइजनिंग होती है, जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म हमें कर देते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे फूड पे ग्रो करते हैं वो कई बार टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीले सब्सटेंस रिलीज कर देते हैं। These make the food poisonous, causing the serious illness and even death. ये जो होते हैं ये फूड को पॉइजनस कर देते हैं, जहरीला बना देते हैं, causing serious illness, सीरियस बीमारियां कॉज करते हैं, और कुछ केसेस में डेथ भी हो जाती है हमारी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोई छोटी चीज नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही काफी लोगों की डेथ हुई है। अगर ये अच्छे हैं ना तो ये हमारे लिए बुरे भी है। एक जो चीज अच्छी है तो उसके नेगेटिव इफेक्ट भी, अगर नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है फूड को प्रिजर्व करें खराब होने से। तो अब कैसे प्रिजर्व करते हैं हम, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन का। लेट्स रीड इट। Food preservation. In chapter 1 we had learned about the methods to prevent and store food grains. Chapter 1 में हमें पढ़ा था कि कैसे हम ग्रेनरीज में फूड को स्टोर करते हैं, गनी बैग्स वगैरह में फूड ग्रेन्स को हम स्टोर करते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। अब वहाँ तो हमने ग्रेन्स को स्टोर करना सीखा था, पर अगर हमें घर पे स्टोर करना है तो हम वो कैसे करें? यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। अगर हम ब्रेड को छोड़ दें ऐसे खुले में, अनयूज्ड छोड़ दें, तो फिर उस पर फंगस अटैक कर देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्ड आवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को खराब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। तो हम कैसे पता करें कि एक जो फूड है हमारा वो जो है खराब हो चुका है, स्पॉइल हो चुका है? उसमें बैड स्मेल आएगी, उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और बुरा बुरा टेस्ट आएगा। Is spoiling of food a chemical reaction? क्या spoiling of food एक chemical reaction है? पहेली bought some mangoes but she could not eat them for a few days. अब जो पहेली है वो जो है मैंगोज लेकर आती है बट कुछ दिनों तक ना वो खा नहीं पाती उन्हें। Later she found that they were spoiled and rotten. कुछ दिनों बाद वो देखती है कि वो जो खराब हो चुके थे, सड़ चुके थे। But she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. पर जो उसकी दादी माँ मैंगो का पिकल बनाती है, जो उसकी ग्रैंडमा बनाती है, वो जो है काफी लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं होता। शी इज कंफ्यूज्ड कि भाई मैंगो तो खराब हो गए, मैंगो पिकल क्यों नहीं खराब हुआ? ठीक है, तो अभी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम जैसे उसे प्रिजर्व करके रखते हैं। जो मैंगो पिकल में इतना सारा ऑयल होता है वो प्रिजर्वेशन के लिए ही होता है। तो इसका भी आपको आंसर मिल गया ना कि जो ऑयल होता है पिकल में, अगर आपने पिकल जार देखा हो तो उसके अंदर काफी सारा ऑयल होता है, अचार का ऑयल ज्यादा होता है, तो वो जो है प्रिजर्वेशन के काम आता है। Let us study the common methods to preserve food in our homes. तो कुछ common methods सीखते हैं जिससे कि हम food को preserve कर सकते हैं हमारे घर में। We have to prevent it from the attack of microorganism. Chemical method. Salt and edible oil are common chemical generally used to check the growth of microorganism. Salt और oil, edible oil जो कि हम खा सकते हैं। तो ये जो है कुछ common chemical हैं जो कि growth of microorganism को check करने के काम आता है। Therefore they are called preservatives. जो चीज़ें हेल्प करती है फूड प्रिजर्वेशन में उन्हें हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स।
We add salt or acid preservations to pickles to prevent the attack of microbes. तो हम जो है ऐड करते हैं सॉल्ट या फिर एसिड प्रिजर्वेशन। देखो सॉल्ट हम ऐड कर सकते हैं जिससे कि हम प्रिवेंट करें ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज मीट या फिश पे हम एक लेयर डाल देते हैं सॉल्ट की, तो उससे जो है बच जाता है वो अटैक से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। सोडियम बेनोजोएट एंड सोडियम मेटाबिसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। ये दो केमिकल्स का नाम दिया हुआ है, एसिड्स का नाम दिया हुआ है जो कि प्रिजर्वेशन में हेल्प करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वाशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। जो जैम होते हैं, स्क्वाशेस होते हैं, वो काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं क्योंकि उनमें केमिकल्स का ही यूज़ किया जाता है। अब अगर हमें केमिकल का यूज़ नहीं करना, वी वांट टू प्रिजर्व देम बाय नॉर्मल थिंग्स और केमिकल्स, तो हम कैसे करें? प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। मैंने आपको बताया कि मीट और फिश को स्टोर करने के काम आता है सॉल्ट, जो नॉर्मल हम सॉल्ट यूज करते हैं। मीट और फिश आर कवर्ड बाय ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो होते हैं ये, उन्हें हम कवर कर देते हैं ड्राई सॉल्ट की लेयर से, जिससे कि बैक्टीरिया ग्रो ना करे। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला। सॉल्टिंग को हम यूज कर सकते हैं आंवला की प्रिजर्वेशन के लिए, रॉ मैंगोज की प्रिजर्वेशन के लिए, टैमरिंड की प्रिजर्वेशन के लिए, एटसेट्रा। ओके, तो अब ये हमने देखा कि सॉल्ट से हम कैसे प्रिवेंट कर देते हैं बैक्टीरिया की या फिर माइक्रोब्स की ग्रोथ से। अब हम देखते हैं शुगर। क्या शुगर का भी हम यूज कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी देखते हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर देखते हैं। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वॉशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। ये शुगर से हम स्टोर करते हैं। शुगर reproduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food। जो शुगर होती है वो मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देती है, मॉइस्चर को नहीं होने देती है, मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देती है, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, विच स्पॉइल फूड। और बैक्टीरिया की ग्रोथ स्पॉइल करती है फूड को। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अरे ऑयल और विनेगर से भी हम प्रिजर्वेशन रोक सकते हैं। अरे बिल्कुल रोक सकते हैं। कैसे, ये भी देख लेते हैं। जब शुगर की भी देख ली, सॉल्ट की भी देख ली, तो इसी की छोड़े हुए ये भी देखेंगे। Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment। तो विनेगर या फिर ऑयल का यूज करके हम स्पॉइलेज ऑफ पिकल रोक सकते हैं। अचार जो कि पहले बोल रही थी, हम उसे रोक सकते हैं बिकॉज जो बैक्टीरिया है वो ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। इन सब चीज़ों को हम इस मेथड से प्रिजर्व करते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट पढ़ते हैं अब। हीट और कोल्ड से कैसे हम प्रिजर्व करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर। हम अपनी मदर को ऑब्जर्व करते हैं। बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। जब हमारे पास मिल्क आता है, हम उसे उबाल के पीते हैं। हम पहले उसे उबालते हैं, अगर हमें ठंडा चाहिए तो फिर उसे बाद में ठंडा करते हैं, डायरेक्टली नहीं कंज्यूम करते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम उसे बॉयल क्यों करते हैं? क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे ना माइक्रोब्स नहीं सर्वाइव कर सकते। बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बॉइलिंग करने से हम काफी सारे ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। सिमिलरली वी कीप इन द फूड इन रेफ्रिजरेटर। हम फ्रिज में फूड रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में, जिससे कि हम उसे 1-2 दिन तक जो है रख सके। तो बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे भी माइक्रोब्स नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी नहीं रह सकते। उसके बाद है why does the milk that comes in packets not spoil? My mother told me that milk is pasteurized. What is pasteurization? तो जो मिल्क आता है पैकेट्स में, जो दूध के पैकेट में हम मिल्क लेते हैं, वो खराब क्यों नहीं होता? काफी टाइम तक हम उसे स्टोर कर सकते हैं, वो काफी टाइम तक खराब नहीं होता। अब माय मदर टोल्ड मी, मदर बताती है कि जो मिल्क है वो पेस्चराइज किया जाता है। व्हाट इज पेस्चराइजेशन? अब पेस्चराइजेशन क्या होता है? देखो, मिल्क क्यों नहीं खराब होता? क्योंकि हम सबसे पहले उसे बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं, उसके बाद एकदम से उसे कम टेम्परेचर पे ले जाते हैं। पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। पेस्चराइज्ड मिल्क जो है बिना बॉयल के भी कंज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर काफी सारे माइक्रोब्स को किल कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पेस्चराइजेशन। और पेस्चराइजेशन का जो मेथड है ये भी ल्यूइस पेस्चर ने ही डिस्कवर किया था। लेट मी शो यू। हमने ऊपर पढ़ा था ना ल्यूइस पेस्चर के बारे में, इफ यू हैव रिमेम्बर्ड। और ऊपर था, यस, ल्यूइस पेस्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। ल्यूइस पेस्चर ने फर्मेंटेशन भी डिस्कवर की थी और पेस्चराइजेशन भी डिस्कवर की थी। और
जो इनका नेम है, जो इनका सरनेम है, इनका सरनेम है पेस्चर। इन्हीं के नेम से जो वर्ड है पेस्चराइजेशन वो हमें मिला था। आगे देखते हैं। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. Yes, उसके अंदर पहले से ही microbes kill कर दिए जाते हैं। The milk is heated to about 70 degree for 15 to 30 seconds. अब मिल्क को 70 डिग्री पे बॉयल किया जाता है 15 से 30 सेकंड के लिए, और उसके बाद एकदम से उसे ठंडा कर दिया जाता है, उसे चिल्ड कर दिया जाता है और फिर उसे स्टोर किया जाता है। और ऐसा करके ना माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट किया जाता है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूइस पेस्चर। देखो यहाँ पे आ गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था बट यहाँ पे लिखा ही हुआ आ गया, ल्यूइस पेस्चर ने डिस्कवर किया था और इसे हम बोलते हैं पेस्चराइजेशन। आगे देखते हैं। Storage and packing. These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. आजकल जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो बादाम, किशमिश, काजू वगैरह हैं, उन्हें हम स्टोर करते हैं, या फिर जो वेजिटेबल्स हैं, इवन वेजिटेबल्स भी सील कर दिए जाते हैं एयर टाइट पैकेट्स में टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। उन्हें भी हम सील कर देते हैं जिससे कि उन पे माइक्रोब्स अटैक ना कर सके। तो स्टोरेज एंड पैकिंग, तो पैक करने से भी माइक्रोब्स वहाँ पे अटैक नहीं करते। अब आगे हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत ऊपर पढ़ लिया है कि राइजोबियम बैक्टीरिया वगैरह या फिर ग्रीन एल्गी जो है फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को। अब हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6th and 7th। यस, हमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। मैंने इवन आपको अभी भी बताया था। इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड लेग्यूमिनस प्लांट पल्सेस। लेग्यूमिनस प्लांट यानी पल्सेस या पी प्लांट वगैरह में यूज होता है, जिससे कि उन्हें वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। रिकॉल दैट राइजोबियम लीव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो रहता है रूट नोड्यूल्स में लेग्यूमिनस प्लांट के। मैंने आपको इसके बारे में पहले बता दिया है। स्टिल लेट्स रिकॉल such as beans and peas, beans या peas में with which it has symbiotic relationship। इनकी जो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है ना, इसका एग्जैक्ट वर्ड है symbiotic relationship। ये हमने क्लास 7 में पढ़ा था, if you have remembered। इसे हम बोलते हैं symbiotic relationship। Sometimes nitrogen get fixed through the action of lightning। अब कुछ टाइम जो नाइट्रोजन है वो फिक्स हो जाती है लाइटनिंग की वजह से। जो थंडर स्टॉर्म आता है या फिर जो लाइटनिंग होती है आकाश में, उसकी वजह से भी ये फिक्स हो जाते हैं थ्रू लाइटनिंग। बट डू यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। बट अब जैसे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें नाइट्रोजन चाहिए होता है, वो नाइट्रोजन ले लेते हैं, बट फिर भी नाइट्रोजन जो है वो जो एयर में एटमॉस्फेयर में उतनी रहती है। कैसे? हाउ? क्योंकि वो तो वो कंज्यूम करते जा रहे हैं, अब वो वापस कैसे जा रही है, अब वो भी हमें अभी पता चलने वाला है। यू मे हैव वंडर्ड हाउ। यस, हमें पता, हम क्यों, ऐसा कैसे है, मैं भी जानना चाहती हूँ, आप भी ना अभी जानते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट सेशन। अब इसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखो, ये हमें दे रखा है रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट विद रूट नोड्यूल्स। से देखो, इफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व, ये जो आपको छोटे छोटे से ये दिख रहे हैं ना, जस्ट अ सेकेंड, ये जो आपको यहाँ पे ये नोड्यूल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे रहता है लेग्यूमिनस, वो यहाँ पे रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया। जो इतने सारे ये है रूट नोड्यूल्स उसके, ठीक है, तो यहाँ पे ये रहता है रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट विद रूट नोड्यूल्स। अब आगे जो हमारे पास डाउट आया था ना, ये कैसे जो है फिक्स रहती है, वो अभी पढ़ने वाले हैं। कैसे रहती है ये? ड्यू टू नाइट्रोजन साइकिल। अब वाटर साइकिल के बारे में तो हमें पढ़ा है भैया, नाइट्रोजन साइकिल क्या चीज है इसके बारे में तो हमने कभी जाना ही नहीं है। आपको भी ये बता रहा है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, अभी जानते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है ये। वाटर साइकिल की तरह नहीं है, वाटर साइकिल अलग चीज है, नाइट्रोजन साइकिल अलग चीज है। वाटर साइकिल वाटर में यूज होती है, नाइट्रोजन में यूज होती है, ठीक है। साइकिल है दोनों, साइकिल तो चलती है। ओके, मजाक बहुत हो गया, अब काम की बात करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल। आर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है नाइट्रोजन, वी नो। Nitrogen is one of the essential constituents of all living organism as part of protein, chlorophyll, nucleic acids and vitamin।
तो जो नाइट्रोजन है ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन नाइट्रोजन से मिलते हैं हमें। The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, वो डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स नहीं ले सकते। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जो बैक्टीरिया होते हैं और जो ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं जो कि सॉइल में होते हैं, वो नाइट्रोजन कैसे प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, वो जो है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उन्हें कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं and convert them into compounds of nitrogen। नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। Once nitrogen is converted into these usable compounds and can be utilized by the plants from the soil through their root system। और जब ये कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये यूज कर सकते हैं प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे है, नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसाइज ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। इसीलिए जो नाइट्रोजन है वो यूज़ होता है सिंथेसाइज ऑफ प्लांट प्रोटीन को बनाने में और कुछ अदर कंपाउंड्स को बनाने में। और जो एनिमल इन प्लांट्स पे फीड करते हैं, जो कि एनिमल इन प्लांट्स पे फीड करते हैं, इन्हें भी नाइट्रोजन प्रोटीन मिल जाते हैं। एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स फिगर 2.10। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogen waste into। जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, जब वो डाई हो जाते हैं, तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कन्वर्ट कर देते हैं उनको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, टू बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। जैसे अब जो देखो साइकिल को समझो, एक बार मैं पूरा रीड कर दूँ फिर आपको पूरी ही साइकिल में एक्सप्लेन करूंगी। यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन, सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट some part of them to nitrogen gas which goes back to the atmosphere। जो कि वापस चली जाती है एटमॉस्फेयर में। जब वो डेड हो जाते हैं तो बैक्टीरियाज वगैरह उसे वापस एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेंस मोर और लेस कांस्टेंट। तो देखो इस सिस्टम को ना समझने की कोशिश करो। क्या है इसमें कि जब हम जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में उसे लेता है राइजोबियम बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे एंड सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, और वो क्या करते हैं, अब जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली प्लांट कंज्यूम नहीं कर सकता, इसीलिए राइजोबियम बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे उसे कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। और नाइट्रोजन कंपाउंड जो है प्लांट ले सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर रूट सिस्टम। इतना क्लियर है। अब जब उन्होंने ये चीज ले ली प्लांट्स से, तो प्लांट्स को कौन कंज्यूम करेगा, कौन खाएगा प्लांट्स को, एनिमल्स, वी ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो एनिमल्स ने जब उन्हें खा ली तो एनिमल्स जो है आफ्टर सम टाइम वो मर जाएंगे। अब मरने के बाद अब उनके अंदर नाइट्रोजन एंड ऑल प्रोटीन्स तो रहेंगे ही, तो वो जो प्रोटीन्स है उनके ऊपर अब मरने के बाद क्या होता है, उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट में, तो उनके ऊपर वो अटैक करते हैं और जो उनके अंदर नाइट्रोजन होती है वो उन्हें वापस नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं एंड वो जो है फिर सॉइल में मिल जाता है। या फिर उनमें से काफी सारे होते हैं जो कि डायरेक्टली उसे कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि उसमें से सीधा डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में से सीधा बना देते हैं उसे नाइट्रोजन गैस में, जो कि एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली रिलीज होती है। तो ये थी हमारी पूरी नाइट्रोजन साइकिल। अब हम इसे इस टेबल के अकॉर्डिंग समझते हैं। ये जो हमारी टेबल दी हुई है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि 78% है, ये जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन थी, अब क्या हुई, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इन्होंने जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन थी उसे फिक्स किया प्लांट में। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। अब उन्होंने लिया और फिर उसे नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर दिया। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, तो अब उन्होंने नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, अब वो सॉइल में थे कंपाउंड्स, तो अब उन कंपाउंड्स को कौन लेगा, प्लांट्स ले लेगा, अपटेक बाय प्लांट्स। ठीक है,
कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, उसके बाद फिर उन्हें प्लांट्स ने ले लिया। प्लांट्स के बाद क्या होगा, अब प्लांट्स को कौन खाएगा, एनिमल्स खाएगा, तो फिर अब वो जो प्रोटीन था, वो जो नाइट्रोजन थी, वो चली गई प्लांट्स एनिमल्स में। उसके बाद क्या हुआ, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम डेथ, फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। जो नाइट्रोजनस वेस्ट था एक्सक्रीशन से और मरने के बाद, तो अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की स्टेबल के थ्रू। तो सबसे पहले क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है 78%। क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है या फिर जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, या फिर जो लाइटनिंग है वो डायरेक्टली फिक्स कर देती है नाइट्रोजन को। अब ये जो नाइट्रोजन थी, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, जो कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है उसे बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन, और उसके बाद ये या तो लाइटनिंग से फिक्स हुई है या फिर जो बैक्टीरिया है उसने फिक्स की। तो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, तो वो जो है कंपाउंड चले जाएंगे सॉइल में, ठीक है, सॉइल में चले गए कंपाउंड्स। उसके बाद वो जो कंपाउंड्स थे सॉइल में वो प्लांट्स ले लेंगे, प्लांट्स को चाहिए नाइट्रोजन, तो अपटेक बाय प्लांट्स। इतनी आधी साइकिल आपको समझ में आ गई कि क्या हुआ, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन फिक्स की बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी ने, उसके बाद फिर उन्हें कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया और फिर वो जो नाइट्रोजनस कंपाउंड थे वो प्लांट्स ने ले ली। ये आधी साइकिल थी। आगे अब उन प्लांट्स को क्या करेंगे, एनिमल्स खा लेंगे प्लांट्स को, उनके अंदर नाइट्रोजन आ गई। उसके बाद जब एनिमल्स ने खा लिया उन्हें, तो नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। तो अब जो वेस्ट था नाइट्रोजनस वेस्ट, वो एक्सक्रीशन से या फिर डेथ होने के बाद क्या कर देंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे उस नाइट्रोजन इन द सॉइल, उसे वापस से कंपाउंड में बना देंगे। और फिर एंड में क्या होगा, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, और वो जो कंपाउंड थे उन्हें बैक्टीरिया टर्न कर देगा वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा। तो अब यहाँ से बैक्टीरिया के टर्न करने से वो वापस क्या बन गई, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। फिर वापस से यही चलता रहा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी, फिर उसे वापस से नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई बैक्टीरिया ने की, और ये पूरी साइकिल चलती ही रहेगी। जैसे वाटर साइकिल चलती है ऐसे ये साइकिल भी चलती है, ठीक है। और ये नाइट्रोजन फिर इसीलिए स्टेबल रहती है, 78 की 78 ही रहती है। आई होप आपको ये नाइट्रोजन साइकिल भी क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नाइट्रोजन साइकिल का। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर की हमने पूरी जो चैप्टर रीडिंग है वो हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर है एंड मैंने आपको सब कुछ ट्राई किया है कि मैं आपको डिटेलिंग में बताऊं सब कुछ, जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए एंड डाउट ना रहे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है इस वीडियो में, इस चैप्टर के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए फ्री है, यू कैन कमेंट देयर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर ये वीडियो ना आपके लिए हेल्पफुल रही है तो फिर प्लीज़ यार लाइक करके जाना और चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी तो वो भी जल्दी जाकर देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, जिससे कि जब मैं चैप्टर 3 की वीडियो डालूँ अब नेक्स्ट तो वो भी आपको मिल जाए, ठीक है। और इस वीडियो को ना सबके साथ शेयर कर दो ताकि ना सब ना चैप्टर 2 को भी क्लियर कर ले, ठीक है। चैप्टर 1 की तो आपने कर ही दी होगी, आई नो आप बहुत समझदार हो, आप पहले से ही सब्सक्राइब भी करके बैठे होगे, बट अगर जिन्होंने नहीं किया ना जल्दी जाकर कर दो यार। आपके लिए चैप्टर 2 की वीडियो लेकर भी आई हूँ मैं, चैप्टर 3 की भी आएगी जल्दी ही। तो मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।